बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। ग्रीक वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब है ड्रग, और काइनेटिक्स अगर आप फिज़िक्स याद करें तो ये मूवमेंट्स को बोलते थे। और डायनामिक्स जो है ना, इसका मतलब है हमारे पास पावर। तो हमने ड्रग की मूवमेंट देखनी है और ड्रग की पावर देखनी है। सही है। अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें ना, तो हमने यहाँ पे मूवमेंट ऑफ ड्रग देखनी है थ्रू द बॉडी, जबकि फार्माकोडायनेमिक्स है ना, उसके अंदर हमने बॉडी का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देखना है टू ड्रग्स। तो इसके अंदर जो हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आ जाती हैं, ये चार चीज़ें। तो पहला जो हमारे पास सवाल है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। हमने यहाँ पे पॉइंट मिलाना है, रिजम्बल करते हैं क्या ये सबस्ट्रेट के साथ। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है ना, यस ये करते हैं, हमारे सबस्ट्रेट के साथ रिजम्बल करते हैं, जबकि हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है ना, वो रिजम्बल नहीं करते। नेक्स्ट सवाल है कि द वैल्यू ऑफ के एम रिफ्लेक्ट्स। जो हमारे पास एफिनिटी होती है ना, वो एंजाइम को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी उसके सबस्ट्रेट के लिए। एफिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू या फॉल्स बताना है इसके अंदर। एंजाइम कैनेटिक्स के अंदर जो के एम लोअर है ना, उसके अंदर हायर एफिनिटी क्या होगी, कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वी एम एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, एंजाइम कंसंट्रेशन के। एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी एम एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास a graph of substrate concentration on x-axis and the value velocity of the reaction on the y-axis has increase होगी कि decrease होगी। जैसे कि उसका substrate increased है, although it will plateau when the enzyme is saturated। increased। आसान हो। अच्छा, हमारे पास छठा सवाल है कि when velocity is equal to 1/2 of its maximum Vmx, the corresponding concentration of substrate is equal to what value। तो यहाँ पे ना हमारे पास Km के बराबर होगी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास एंजाइम कैनेटिक्स के अंदर देखना है हमने कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ा दें तो उनको ओवरकम कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, वो बाइंड कर लेते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ और compete करेंगे सबस्ट्रेट के साथ, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो नहीं कर सकते, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ नहीं कर सकते और ना उनको ओवरकम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो कहीं और जाके एंजाइम की जगह पे वो बाइंड कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अफेक्ट नहीं होते बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स the VMX of the reaction, whereas the non-competitive inhibitors increase decrease do not change the VMX reactions। तो competitive inhibitors जो है ना, इनके अंदर जो है ना हमारे पास ये उसको चेंज नहीं करते, do not change। जबकि हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना, ये उनको क्या करेंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एम ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज डिक्रीज डू नॉट चेंज। तो यहाँ पे जो कम्पिटिटिव रिएक्शन है के एम के साथ क्या है, इंक्रीज होंगी, जबकि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, ये चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज विद द के एम रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हमने व्हाट इज़ द फार्मूला और फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला है वो कौन सा है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी के अंदर जो ड्रग है ना उसकी अमाउंट देखनी, डिवाइडेड बाय हमने देखना है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फार्मूला है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन फार्मूला है हमारे पास ड्रग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट है हमारे पास के ड्रग्स
अगर लो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो तो वो कहाँ पे फाउंड होंगी, तो ये सिर्फ हमारे पास ब्लड में होंगी, क्योंकि ये ड्रग्स ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती प्लाज्मा के बाहर। जबकि अगर हम देखें, अगर हाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स हैं तो वो कहाँ पे हमें फाउंड होंगी, जो हमारे पास ब्लड में भी हो सकती हैं हमारे पास, और कहाँ पे हो सकती हैं, टिश्यूज़ के अंदर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर भी। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स ना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ड्रग्स क्लियरेंस। क्लियरेंस की फार्मूला कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास है कि रेट ऑफ, एक मिनट, सिर्फ रेट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने डेफिनेशन करनी है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग को। तो इसके अंदर क्या है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय वन हाफ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉर अ ड्रग दैट इज़ इन्फ्यूज्ड एट अ कांस्टेंट रेट हाउ मेनी हाफ लाइव्स मस्ट पास बिफोर द ड्रग रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 94% ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास फोर हाफ लाइव्स होंगी। नेक्स्ट हमने बताना है कि कौन सा 16वां सवाल है, given the volume of the distribution and clearing of a drug how is the drug half life calculated। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके अंदर ना दो फार्मूले हैं, एक तो 2 मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला कौन सा है हमारे पास? 0.7 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कि आफ्टर 1 आवर लाइफ, सॉरी, आफ्टर 1 हाफ लाइफ given constant intravenous infusion of a drug how close to steady state is drug concentration, और how close is it after 3 half lives। इसके अंदर हमने देखना है कि एक तो हमारे पास 50% बन रही है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, या हमारे पास 87.5% जो है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि इसके अंदर हमने फार्मूला देखना है ड्रग लोडिंग डोज का। तो इसके अंदर क्या फार्मूला है कि एक तो हमारे पास जो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो मल्टीप्लाई करेगी हमारे पास किसके साथ, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी के साथ। ये हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, टारगेट ड्रग लोडिंग डोज का। इसके अंदर क्या है, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड बाय द बायो अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है फार्मूला, इसका हमने बताना है मेंटेनेंस डोज ऑफ ड्रग का एडमिनिस्टर। तो इसके अंदर हमारे पास इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर्ड, तो इसके अंदर हमने कौन सा फार्मूला लगाना होता है? इसके अंदर जो हमारे पास टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई विद द क्लियरेंस डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। ये हमारे पास फार्मूला हो गया किसका, मेंटेनेंस ऑफ डोज। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है कि हाउ do the loading and maintenance doses of drugs differ for patients with the renal or liver disease। renal और liver disease के साथ किस तरह डिफ़र होती हैं? इसके अंदर ना जो ये दोनों डिजीज़ हैं, लिवर और इसकी रेनल की, इनके अंदर जो है ना हमारे पास लोडिंग डोज जो है ना वो चेंज नहीं होती। लोडिंग डोज चेंज नहीं होगी, जबकि हमारे पास मेंटेनेंस डोज जो है ना वो डिक्रीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी ड्रग की अगर वो इंट्रावेनसली जो है उसे एडमिनिस्टर किया जाए? तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी। बायो अवेलेबिलिटी होती क्या है कि जो ड्रग है ना वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी एब्जॉर्ब हुई है, तो ये हमने देखनी होती है। जो हमारे पास इंट्रावेनसली लाइक हमने इंजेक्शन लगाया तो वो उसके 100% ही बायो अवेलेबिलिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ द एलिमिनेशन एंड ड्रग कंसंट्रेशन। जो हमारे पास रेट ऑफ एलिमिनेशन है ना वो कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट। जबकि हमारे पास जो ड्रग कंसंट्रेशन है ना ये रिगार्डलेस होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ड्रग्स के नाम बताने हैं जो कि एग्जिबिट करते हैं ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन को। एक तो हमारे पास फेनिटोइन हो गई,
फेनिटोइन, दूसरी कौन सी हमारे पास एस्पिरिन, और तीसरी हमारे पास कौन सी है एथानोल। ये हमारे पास 3 ड्रग्स हैं जो ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन को एग्जिबिट करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन फर्स्ट ऑर्डर ड्रग एलिमिनेशन में जो रेट ऑफ एलिमिनेशन और ड्रग कंसंट्रेशन है ना, उनका रिलेशनशिप क्या होगा। एक तो हमारे पास जो रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी ड्रग कंसंट्रेशन की, तो इसके अंदर कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो एलिमिनेटेड होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24-year-old man attempts suicide by consuming the content of a small bottle of aspirin. 3 hours later, he is brought to the emergency room where he is administered intravenous saline with the bicarbonate. By what mechanism does this help him? तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास बाइकार्बोनेट अल्कलाइज है ना, ये ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन्स पे जाके करेगी और जो कि ट्रैप करती है किसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को विद इन द ल्यूमन। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे पास एक वीक एसिड होता है और ये कहाँ पे रहना पसंद करता है, जहाँ बेसिक इन्वायरमेंट हो, आयोनाइज्ड होगा वहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अ ड्रग दैट रिक्वायर द वेरी लो डोज टू अचीव इट्स डिजायर्ड इफेक्ट। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, पोटेंट, जो वेरी लो डोज जो ड्रग होती है ना, उसके अंदर हम पोटेंसी जो है इफेक्ट चेक करते होते हैं। नेक्स्ट हमें एक ग्राफ है वो शो किया हुआ है, उन्होंने 2 टाइप्स बतानी है एंटागोनिस्ट की एगोनिस्ट पर। उसके अंदर कौन सी कर्व जो है हमारे पास, ये कौन सी शो कर रही है हमें, ये कर रही है नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को। जो हमारे पास बी है ना, ये हमें कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एडिशन ऑफ नॉन कम्पिटिटिव एगोनिस्ट, एफिकेसी ऑफ एगोनिस्ट इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या चेंज नहीं होती, तो इसके अंदर हमारे पास डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है कि हाउ डज द एफिकेसी ऑफ पार्शियल एगोनिस्ट रिलेट टू द एफिकेसी ऑफ फुल एगोनिस्ट ऑफ द सेम रिसेप्टर। तो इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास पार्शियल एगोनिस्ट होता है ना, उसके पास ना लोअर मैक्सिमल एफिकेसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ डज द पोटेंसी ऑफ अ पार्शियल एगोनिस्ट रिलेट टू द पोटेंसी ऑफ अ फुल एगोनिस्ट ऑफ द सेम रिसेप्टर। इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो पार्शियल एगोनिस्ट होता है ना, उसके पास मोर पोटेंसी होती है देन किनके, या तो लेस पोटेंट के या फिर फुल एगोनिस्ट के। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थेरेपेटिक इंडेक्स एंड थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक इंडेक्स जो है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास TD50 बाय ED50, ये हमारे पास क्या है, हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स है। जबकि हमारे पास थेरेपेटिक विंडो क्या है, इसके अंदर जो हमारे पास मिनिमम टॉक्सिक डोज माइनस हमारे पास मिनिमम इफेक्टिव डोज, ये हमारे पास क्या है, थेरेपेटिक विंडो है। नेक्स्ट जो है, हमने ऑटोनोमिक ड्रग्स देखनी है। अब एक सवाल है कि हमारे पास आइडेंटिफाई करना है जी प्रोटीन क्लास को हर रिसेप्टर के लिए। नंबर जो हैं वो मे भी सेम हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास अल्फ़ा 1 है ना, वो हमारा GQ रिसेप्टर पे, और जो हमारे पास अल्फ़ा 2 है वो हमारे GI पे, और जो बीटा 1 है ये हमारा GS पे, और जो बीटा 2 है ये भी GS पे, और जो हमारे पास D1 है ना, ये भी हमारे GS पे। D2 जो है वो हमारे GI पे जाएगा, और जो H1 है और H1 जो है ना, ये हमारे GQ पे, और जो हमारा H2 है ये GS पे, और जो M1 ये हमारे GQ पे, और M2 जो है हमारा ये 1 पे, और जो M3 है ये हमारा GQ पे, और जो हमारे पास V1 है और V2 है, V1 जो है हमारे इस पे हमारे GQ पे, और जो V2 है हमारे GS पे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द मेजर इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज़ कर देते हैं वेस्कुलर स्मूथ मसल कंट्रैक्शन को क्या है, इंक्रीज़ कर देते हैं, और प्यूपिलरी डायलेशन
मसल कंट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं, लाइक मिड्रियासिस के अंदर, मिड्रियासिस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि मेजर फंक्शन बताना है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन को। इसके अंदर क्या है, जो हमारी इंसुलिन है ना वो डिक्रीज़ होगी, इंसुलिन क्या है वो डिक्रीज़ होगी विद सिंपैथेटिक आउटफ्लो के साथ, और जो हमारे पास ग्लूकागोन है ना वो इंक्रीज़ होगी, ग्लूकागोन रिलीज़ क्या है इंक्रीज़ होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन। इसके अंदर क्या है कि ये ना इंक्रीज़ कर देगी किन की एक्टिविटीज़ को, हार्ट रेट को भी बढ़ा देगी, कंट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ा देगी, और हमारे पास रेनन जो है उसको भी ये बढ़ा देगी, और हमारे पास जो लाइपोलाइसिस है एडिपोज टिश्यू उसको भी हमारे पास क्या है बढ़ा देगी, लाइपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यू उनको बढ़ा देगी ये बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑन द बॉडीज वेस्कुलेचर, व्हाट इज़ द इफेक्ट इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम बॉडी वेस्कुलेचर की देखें तो इसके अंदर हमारे पास वैजो डायलेशन होगी, वैजो डायलेशन, जबकि हम रेस्पिरेटरी को देखें तो उसके अंदर हमारे पास ब्रोंको डायलेशन होगी, ब्रोंको डायलेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ डज बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेशन अफेक्ट द इंसुलिन रिलीज। तो इसमें क्या है सिंपल कि इन जो हमारे पास ग्लूकागोन है ना वो ग्लूकागोन रिलीज जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, तो बस ये इसलिए हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होके ना अफेक्ट करता है इंसुलिन रिलीज को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि बोtulinum टॉक्सिन कैसे काम करती है। तो इसके अंदर हमने देखना है कि ये ना प्रिवेंट करती होती है किसके, रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर से एट द ऑल कोलिनर्जिक टर्मिनल्स पे प्रिवेंट कर रही होती है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑल कोलिनर्जिक टर्मिनल्स पे बाय क्लीविंग। एक हमारे पास प्रोटीन होती है SNARE प्रोटीन होती है जो क्रिटिकल होती है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस के लिए, ये उसको प्रिवेंट कर रही होती है। अब ना हम इस सवाल को करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, आप वैसे जानते तो हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम होता है। तो अगर हम सिंपैथेटिक लंग्स के अंदर ब्रोंकस में देखें तो सिंपैथेटिक ना वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करा रहा होता है, जबकि जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है ना वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन हो रही होती है ब्रोंकस के अंदर। अगर हम इसी तरह जीआईडी में देखें तो सिंपैथेटिक के अंदर जो है मसल मोटेलिटी और टोन जो है वो डिक्रीज्ड होता है, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर मसल टोन और जो मोटेलिटी है वो इंक्रीज्ड होगी। अगर ब्लैडर में देखें सिंपैथेटिक में आउटफ्लो डिक्रीज्ड होगा, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके अंदर जो इंक्रीज्ड कंट्रैक्टेड आउटफ्लो होगा। तो इसका मतलब कि सिंपैथेटिक के अंदर जो है मोस्टली जो है ना वो डिक्रीज्ड वैल्यूज़ होंगी, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके अंदर हमें इंक्रीज्ड मिल रही होंगी। अच्छा, अब एक चीज़ है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर दो रिसेप्टर्स आते हैं, कौन कौन से हैं, दो रिसेप्टर्स हैं पैरासिम्पैथेटिक के कितने, दो रिसेप्टर्स हैं। तो इसके अंदर ना एक होता है निकोटीनिक और दूसरा होता है मस्करेनिक। निकोटीनिक जो होता है ना ये दो तरह का होता है, एक NN और एक NM। अब जो NN है ना ये नर्व एड जंक्शन गैंग्लिया, ये बोथ हो सकते हैं, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक NN वाला। जो NM है ना ये वाला, ये हमें नर्व मसल पे होगा जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं उन पे, और जो मस्करेनिक है ना ये हमारे पास M1 हो सकता है, M2 हो सकता है और M3, ये तीन है। तो M1 जो है हमारे पास स्टोमिक के अंदर होगा, और जो हमारे पास M2 है ये हार्ट के अंदर, और स्टोमिक के अंदर जो है हमारे पास M1 क्या कराएगा, एसिडिटी, और जो हमारे पास M2 है हार्ट, ये इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया करवा रहा होगा, और जो M3 है ना ये दूसरे ऑर्गन्स के लिए है, लाइक हमारे पास GIT हो गया उनके लिए। अब हमने देखनी है, इस सवाल पे आ जाते हैं कोलिनर्जिक और नॉन एड्रीनर्जिक पे।
तो यहाँ पे जो है हमारे पास कोलिन जो जा रही है, कोलिन, ये एसिटाइल प्लस को एक ही साथ जाके हमारे पास एसिटाइल कोलिन बनाएगी। तो यहाँ पे अगर हमने इसको इनहिबिट कराना हो तो हम हेमिकोलोनियम देंगे, इनहिबिटर। अच्छा, अगर अब फ़र्ज़ करो ये कोलिन और एसिटल कोलिन को ये मिल के एसिटल कोलिन बना लिया है इसने, सही है। तो अब बना लिए तो हम उसे देंगे विसामिकोल। अब यहाँ पे अब ये वेसिकल के अंदर भी आ गई एसिटल कोलिन, अब सेपरेट होगी, लाइक कोलिन और एसीटेट, और एक उनका जो है प्रॉपर बनना है, मैकेनिज़्म होना है उनका। तो अब यहाँ पे जब ये वेसिकल जाएगी इधर और ये प्रॉपर बना देगी हमारे पास ये गोल, और ये जो एक इस तरह का है कोलिन और एसीटेट बना देंगी, सही है। अब हमने अब यहाँ पे बन भी गई है, थैली से भी निकल आई है, वेसिकल से भी। तो अब हम यहाँ पे जो है बोटुलिनम जो है ना, इनहिबिटर्स देते होते हैं, लाइक इसको इनहिबिट करने के लिए ना बोटुलिनम देते होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ पे एसिटल कोलिन रिसेप्टर पड़ा होता है, जो कि ये हमारे पास एक प्रॉपर बनी वेसिकल के अंदर, सही है। तो ये जाके वहाँ पे अटैच होगी, सही है। अब ये फ़र्ज़ करो कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ भी गई, रिसेप्टर के साथ अटैच भी हो गई, तो हम यहाँ पे एसिटल कोलिन इनहिबिटर्स देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नॉन नॉन नॉर एडिनर्जिक आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास टायरोसिन है। तो टायरोसिन जो है वो डोपा के अंदर जाएगा। तो अगर हमने टायरोसिन को इनहिबिट कराना हो तो हम मेटारोसाइन देंगे। टायरोसिन से डोपा में, डोपा से डोपामाइन बनेगी। तो अब ये जाएगा हमारे पास वेसिकल में इन द फॉर्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे अगर हमने डोपामाइन को ही हमने इनहिबिट कराना हो तो हम रेजरपाइन देते होते हैं। इसके बाद अगर ये बन गई है वेसिकल के अंदर प्रॉपर, तो प्रॉपर इसके अंदर, तो अब ये जब बाहर जाएगी वेसिकल से तैयार होके, तो अब ये ब्लड स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर पड़ा है, तो वहाँ पे जाके हमारे अटैच होगी रिसेप्टर के साथ। तो अगर यहाँ से वेसिकल से आए तो हम ब्रिटीलियम देंगे, अगर इनहिबिट कराना है इसको। तो अगर स्टिमुलेट कराना है तो हम एम्फीटामाइन देंगे, सही हो गया। इसके बाद ये रीअपटेक भी होती है नेगेटिव फीडबैक के वजह, ये रीअपटेक भी होगी और ये डिफ्यूज़ भी होगी, मेटाबलाइज्ड भी होगी। तो अगर 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 हमने इसका रीअपटेक करवाना है तो हम यहाँ पे कोकीन जो है, कोकेन हो गई, या ट्राईसाइक्लिक एसिड एंटी डिप्रेसेंट्स हो गई, या एम्फीटामाइन, ये उनके लिए एक्ट करते हैं। तो इतना जो तो था हमारे पास कोलिनर्जिक और नॉरेडिनर्जिक, इतना ही था इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सिम्टम्स कौन से होंगे अगर पेशेंट ले रहा है कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स। तो इसके अंदर जो है हमारे पास सीओपीडी, एक्सरबेशन सीओपीडी, और अस्थमा, और हमारे पास पेप्टिक अल्सर। अदर भी हो सकते हैं, अदर कौन से, लाइक यूरिनेशन ज़्यादा होगी, और हमारे पास डायरिया हो सकता है, मेयोसिस हो सकता है, और हमारे पास ब्रेडिकार्डिया वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि विच फार्माकोलॉजिक एजेंट इज़ यूज टू ट्रीट एट्रोपाइन ओवरडोज हो गई है, तो हम कौन सा देंगे, फियो फियोसोस्टिगमाइन, फियोसोस्टिगमाइन। तो इसके अंदर क्या है, ये ना हमारा जो क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर से, और इसमें एबिलिटी होती है कि वो सीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे रिवर्स इफेक्ट करा दे। इसके पास ये एबिलिटी होती है, ये क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को, फियोसोस्टिगमाइन क्रॉस करती है ब्रेन बैरियर को, और सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिवर्स इफेक्ट करा देती होती है। इसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट। ये जो है हमारे पास यूजली एस्थमा के लिए एस्थमा को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर क्या है ना, ये मेथाकोलाइन जो है इनहेल्ड कराई जाती है, स्टिमुलेट करने के लिए मस्करेनिक रिसेप्टर्स को, इनहेल कराए स्टिमुलेट करने के लिए इनहेल कराई जाती है, जो कि इंड्यूस करा देती है हमारे पास बाद में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि अ फार्मर प्रेजेंट विद डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वीजिंग, पिन पॉइंट प्यूपल्स, कॉपियस टेयर्स एंड सलेवेशन। तो इसके अंदर सलेवेशन, इसके अंदर तो हम कौन सी मेडिकेशन देंगे, हम यहाँ पे ये पेशेंट जो है ना, इसको किस चीज़ का, इसका डायग्नोस क्या बनेगा, ये है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का पेशेंट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का पेशेंट है। इसके अंदर कौन सी ड्रग, एट्रोपाइन एंड प्रेलिडोऑक्साइन, ये हमारा ट्रीटमेंट बनेगा इसके लिए।
इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है कि वाई इस पेरिडोस्टिग्माइन यूज टू ट्रीट मायस्थेनियस ग्रेविस। तो इसके अंदर क्या है, ये पेरिडोस्टिग्माइन ना इंक्रीज़ कर देती होती है अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलाइन को इन द न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स। जो न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स है ना, उसकी जगह पे जाना वो स्टिमुलेट कर देगी, अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलाइन को बढ़ा देगी, उसको अमाउंट को। तो इसमें जो है जो इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ होगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम 7 इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के नाम बताने हैं हमने। एक तो हमारे पास मियोस्टिग्माइन है, फाइसोस्टिग्माइन है, और हमारे पास पेरिडोस्टिग्माइन है, और डोनजिपिल है, रिवास्टिग्माइन होगी, गैलेंटामाइन होगी, और हमारे पास एड्रोफोनियम होगी। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है रिसेंटली बिगन taking haloperidol to treat schizophrenia but visit his physician because of new onset Parkinson like motor symptoms. What drug could be used to treat these symptoms? तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग कौन सी है, बेंस्ट्रोपाइन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ द एट्रोपाइन ऑन द आई। तो इसके अंदर हमारे पास प्यूपल डायलेशन हो गई, और नेक्स्ट जो है हमारे पास साइक्लोप्लेगिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इसके अंदर बताना है हमने कि एट्रोपाइन टॉक्सिसिटी का साइन कौन सा है। डायरिया हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो एट्रोपाइन अगर टॉक्सिसिटी होगी तो उसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिपेशन आ जाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि लो डोजेज ऑफ एपिनेफ्रिन आर सेलेक्टिव फॉर हमारे पास बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि आइसोप्रोटेरिनोल इज एगोनिस्ट फॉर विच रिसेप्टर। हमारे पास ये दोनों बीटा 1 और बीटा 2 इक्वली जो है रिसेप्टर्स के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि बताना है हमने डोपामाइन और हमारे पास डोपोटामाइन, इनके अंदर हमने आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक करैक्टरिस्टिक बतानी है। तो इन दोनों के अंदर जो है ना आइनोट्रोपिक होता है, डोपामाइन के अंदर भी इज मतलब सब के अंदर हमारे पास आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि हमने क्लिनिकल एप्लीकेशंस बतानी है एपिनेफ्रिन की। इसके अंदर हमारे पास ओपन एंगल ग्लोकोमा हो गया, और हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, एनाफ्लेक्सिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, हाइपोटेंशन हो सकता है। ये हमारे पास एपिनेफ्रिन की क्या है एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट रोल डज डोपामाइन हैव इन ट्रीटिंग शॉक। तो इसके अंदर जो हमारे पास डोपामाइन है ना, वो डोपामाइन क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को, जबकि जो इसके अंदर रेनल परफ्यूजन होती है ना, रेनल परफ्यूजन उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, और रेनल जो हमारे पास परफ्यूजन होगा उसको मेंटेन करेगा डोपामाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि हमने फिनाइल एपिनेफ्रिन की क्लिनिकल एप्लीकेशंस बतानी है। ये क्या करता है, हमारे पास नेज़ल डीकंजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, नेज़ल डीकंजेशन के लिए। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास ये जो है ना, हमें इसके लिए जो है हमारे पास काज करा सकता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करा सकता है, और हमारे पास प्यूपल्स को डायलेट करा सकता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि क्लिनिकल एप्लीकेशन बतानी है अल्बिट्रोल की। ये आपको पता ही है, अस्थमा के लिए यूज़ की जाती है, एक्यूट अस्थमा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि विच सिम्पैथोमिमेटिक कैन रिड्यूस द प्रीमेच्योर यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो इसके अंदर जो हमारे पास टर्ब्यूटालाइन जो कि रिड्यूस कर सकती है हमारी प्रीमेच्योर यूट्राइन कंट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इफ़ेक्ट बताना है आइसोप्रोटेरिनोल का पल्स प्रेशर पे और हार्ट रेट पे। तो ये दोनों में इंक्रीज़ करेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि क्लोनिडाइन का इफेक्ट देखना है सेंट्रल एड्रीनर्जिक आउटफ्लो पे। तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ ऑन द सेंट्रल एड्रीनर्जिक आउटफ्लो क्लोनिडाइन। तो इसके अंदर अगर हम रिसेप्टर देखें तो इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा 2 रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फेंटोलामाइन। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो टेरामाइन कंटेनिंग फूड खा के आते हैं ना,
कंटेनिंग फूड। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गई फेंटिलोमाइन के अंदर। और इसके अंदर हमने मैकेनिज़्म बताना है। मैकेनिज़्म क्या है, ये जो है ना हमारे पास रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर, रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है ये, जो उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो टेरामाइन कंटेनिंग होते हैं, और ये माओ रिसेप्टर पर, माओ इनहिबिटर्स पर। एक मिनट सॉरी, इस सवाल को ना फिर से करते हैं। व्हाट इज़ द क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द फेंटोलोमाइन। तो इसके अंदर क्या है, ये एक रिवर्सिबल अल्फ़ा ब्लॉकर है जो कि उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो माओ इनहिबिटर्स पे होते हैं, और ये फिर वो खा रहे होते हैं टेरामाइन कंटेनिंग फूड्स को, बस इतना ही। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट ऑफ द एपिनेफ्रीन ऑन द ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर द नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकेड। तो इसके अंदर हमने देखना है कि जो हमारे पास पहले जो होता है अल्फ़ा ब्लॉकेड, वो एपिनेफ्रीन जो है इंक्रीज़ कर देती है हमारे बीपी को। अगर आफ्टर है तो ये बीपी को क्या कर देगी, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि एपिनेफ्रीन जो है वो एक्टिवेट कर देती होती है, जब अल्फ़ा वन को करना होता है ना, तो वो बीटा टू को भी क्या है, एक्टिवेट कर देती है, जो कि लो कर देती है ब्लड प्रेशर को। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 63 साल का आदमी है कि रेफर्ड हुआ है लॉन्ग टर्म केयर पे आफ्टर हिज फर्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। उसे पहला मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है। इज़ द बीटा ब्लॉकर सजेस्टेड आर कंट्राइंडिकेटेड फॉर दिस पेशेंट। अगर आया है ना पेशेंट, तो ये सजेस्टेड है हमारे पास, इसको इसको हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है ना, पेशेंट रिसीव करना चाहिए उसको लाजमी बीटा ब्लॉकर्स। क्यों? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट को हमने डिक्रीज़ कराना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हाउ डू बीटा ब्लॉकर्स वर्क इन द सेटिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अंदर क्या है, ये ना डिक्रीज़ कर देते होते हैं जो हार्ट रेट है, या रोज़ा लग रहा है शायद, हार्ट रेट है, सही है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देंगे। प्लस हमारे पास और जो हमारे पास कंट्रैक्टिलिटी है उसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। क्योंकि जो हमारे पास रिड्यूसिंग, और ये रिड्यूस कर देंगे मियोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन को भी, रिड्यूस कर देंगे ऑक्सीजन, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि विच नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैज़ पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। हमारे पास ये पिंडोलोल के अंदर जो है पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, पिंडोलोल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि नेम टू नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा एंड बीटा एंटागोनिस्ट। इसके अंदर हमारे पास कार्विडिलोल और हमारे पास लबिटालोल। ये जो है हमारे पास अल्फ़ा ब्लॉकर है, ये जो हमारे पास बीटा, ये दोनों ही हमारी जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा और बीटा एंटागोनिस्ट हैं, तो ये दोनों ही हमारे पास कार्विडिलोल और लबिटालोल दोनों को कंबाइन कर लें। इसके बाद हमारे पास टॉक्सिसिटीज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। क्वेश्चन है इसमें कि स्पेसिफिक एंटीडोट्स। अगर मतलब कोई हमने ड्रग दी है, लेट्स सपोज कोई पैरासीटामोल का पेशेंट आ गया है, उसने ओवरडोज ले लिया, तो तब हमने क्या करना है ट्रीट, ये इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर आता होता है, तो हम एंटीडोट देते होते हैं। एसिटामिनोफेन के लिए जो है ना, हम एन एसिटाइल सिस्टीन देते होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एम्फेटामाइंस है ना, उसके लिए हम जो है NH4Cl एसिडिफाइड्रीन देंगे। अगर एंटी मस्करेनिक और एंटी कोलिनर्जिक है, तो इसके अंदर हम जो ना फीसोस्टिग्माइन सैलिसाइक्लेट, जो कि कंट्रोल करेगा हाइपरथर्मिया को। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया बेंजोडाइज़ेपिन जो है हमने फ्लोमाजेनिल देना होता है। बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा ब्लॉकर्स के लिए हम ग्लूकागोन देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम 100% ऑक्सीजन देंगे और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कॉपर आर्सेनिक गोल्ड। इसके अंदर क्या है, पेनिसिलामाइन देंगे। अगर हमारे पास हो साइनाइड का, तो साइनाइड के अंदर हम नाइट्राइड या थायोसल्फेट और हाइड्रोक्सी कोबालामाइन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिजिटैलिस का। इसके अंदर कौन सा है, एंटी डिंग फैब फ्रैगमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है हेपरीन के अंदर हम प्रोटामाइन सल्फेट देते होते हैं। और हमारे पास आयरन का आ गया, आयरन के अंदर हम डिफ्रॉक्सामाइन और डिफेरा सिरोक्स देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेड का।
लेड के अंदर हम क्या है EDTA और डाई मेरकैप्रोल, सक्सीमर और पेनिसिलिनामाइड। मोस्टली जो है ना सक्सीमर देते होते हैं, ये आप याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास मरकरी, आर्सेनिक, गोल्ड। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, डाई मेरकैप्रोल या सक्सीमर। हाँ, इसके अंदर भी सक्सीमर ही ज़्यादातर देते होते हैं, MCQs भी इसी तरह का ही आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथनॉल और एंटीफ्रीज। इसके अंदर हम कौन सा है, हमारे पास फोमीपिज़ोल जो है मोर एथनॉल और डायलिसिस से यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास आ जाता है मेथमोग्लोबिन। इसके अंदर हमने क्या करना है, मिथाइलिन ब्लू, नाम से ही याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू और विटामिन सी देते होते हैं। अच्छा, हमारे पास ओपॉइड्स हैं, ओपॉइड्स के अंदर क्या है, नलोक्सोन देंगे। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट और एंटी कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स हैं, तो उसके अंदर हम क्या एट्रोपाइन फॉलोड बाय पैरालिडो ऑक्साइन देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेलिसाइक्लिक साइक्लेट। इसके अंदर हमने क्या करना है, NaHCO3 अल्कलाइनाइजिंग यूरिन, फिर डायलिसिस। नेक्स्ट हमारे पास ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कौन सा है, NaHCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट ही देते जाना है हमने, प्लाज्मा अल्कलाइनाइजेशन है ये। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है TPA और स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। इनके अंदर क्या है, हमने देना है अमाइनो कैप्रोइक एसिड देना होता है। लास्ट है हमारे पास वारफेरिन। वारफेरिन के अंदर हमने क्या देना है, विटामिन K देना है और फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा इफ़ एक्टिव ब्लीडिंग है तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फार्माकोलॉजी का मतलब MCQs आता होता है तो ये लाजमी एंटीडोट पूछते होते हैं, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए अगर कोई ओवरडोज पेशेंट आ गया तो उसको आपने किस तरह ट्रीट करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमने बताना है कि कौन सी मेडिकेशंस जो हैं ग्रेनुलोसाइटोसिस करा सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास मेथिमाजोल हो सकती है, प्रोपाइल थायोरेसिल हो सकती है, डेप्सोन हो सकता है, क्लोजापाइन हो सकता है, कोलशीन हो सकती है, कार्बामाजिपाइन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कैन कॉज व्हाट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। इसके अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हमारे पास थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, थ्रोम्बोटिक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है विच मेडिकेशन कैन कॉज द हीमोलाइसिस इन अ पेशेंट विद द G6PD डेफिशिएंसी। इसके अंदर क्या है, हमारे पास आइसोनेजिड और हमारे पास सल्फोनामाइड्स, प्राइमाक्वाइन, एस्प्रीन एस्प्रीन और हमारे पास आइबुप्रोफिन, नाइट्रोफिनोइंटाइन, ये हो सकती हैं जो कि काज करा सकती हैं G6PD डेफिशिएंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs के लिहाज से भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इस तरह की आ जाती होती है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि विच मेडिकेशन कैन काज द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अंदर हमारे पास कौन से हो सकती हैं, फेनिटोइन हो सकती है, मीथोट्रिक्सेट हो सकती है और सल्फर ड्रग्स हो सकती हैं। ये काज कराती है मेगैलोब्लास्टिक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सी मेडिकेशंस SLE लाइक सिंड्रोम करा सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास सल्फर ड्रग्स हो सकती हैं, हमारे पास आइसोनेजिड हो सकती है। इसके बाद हमारे पास प्रोकिनामाइड हो सकती है, हाइड्रोलाजाइन हो सकती है, फेनिटोइन हो सकती है और इंटैन सिरपिट हो सकती है, इंटैन सिरपिट। ये जो है हमारे पास क्या करा सकती हैं, SLE लाइक सिंड्रोम। सल्फर ड्रग्स, आइसोनेजिड, प्रोकिनामाइड और हमारे पास हाइड्रोलाजीन और हमारे पास फेनिटोइन और इंटेन सर्पिट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि विच मेडिकेशन कैन कॉज द पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसके अंदर हमारे पास ब्लियोमाइसिन और हमारे पास एम्यूडेरोन, मीथोट्रिक्सेट और बुसुल्फैन, ये हमारे पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस करा सकती हैं, ब्लियोमाइसिन, एम्यूडेरोन, मीथोट्रिक्सेट और बुसुल्फैन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि विच मेडिकेशन कैन काज द फोटो सेंसिटिविटी। इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारे पास सल्फोनामाइड है, सल्फोनामाइड्स और हमारे पास एम्यूडेरोन, 5FU और टेट्रासाइक्लाइन, ये हमारे पास फोटो सेंसिटिविटी करा सकते हैं, सल्फोनामाइड्स, एम्यूडेरोन, 5FU और हमारे पास टेट्रासाइक्लाइन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि कौन सी मेडिकेशंस सीजर करा सकती हैं। एक तो हमारे पास है एसोनेजिड, ट्रेमाडोल। इसके बाद हमारे पास इनफ्लोरेन, मेटोक्लोप्रामाइड और हमारे पास ब्यूप्रोपियोन और हमारे पास एमीपेनिम
और सिस सीलास्टेटिन सीलास्टेटिन। कौन कौन सी? एसोनेजिड, ट्रामाडोल, इन्फ्लोरेन, मेटोक्लोप्रामाइड, ब्यूप्रोपियोन, एमीपेनिम और सिस्लास्टेटिन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी मेडिकेशंस पार्किंसन लाइक सिंड्रोम करा सकती हैं। एक तो आपने लाजमी याद रखना है मेटोक्लोप्रामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs भी आता होता है। मेटोक्लोप्रामाइड हो गया हमारे पास। दूसरा एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास रेजरपाइन ऊपर हम टेबल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि विच मेडिकेशन कैन काज डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ना कुछ सिफेलोस्पोरेंस होती हैं, वो लाइक ग्रेसियोफोल्विन, और हमारे पास सल्फेनॉइल यूरिएस हो सकता है, मेट्रोनिडाजोल हो सकता है, और हमारे पास कौन सा प्रोकार्बाजाइन हो सकता है, जो डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन करा सकती है। कौन कौन सी? फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है हमारे पास कुछ हमारे पास सिफेलोस्पोरेंस, ग्रेसियोफोल्विन, फर्स्ट जनरेशन सल्फेनाइल यूरिएज, मेट्रोनिडाजोल और प्रोकार्बाजाइन, ये हमारे पास डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन करा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच मेडिकेशन कैन काज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड द ओटोटॉक्सिसिटी। ओटो मतलब एयर, कान, और नेफ्रो मीन्स किडनी। तो इसके अंदर हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स करा सकती हैं। सही हो गया। एक हमारे पास सिस्प्लाटिन हो गया, और हमारे पास लूप डायरेटिक्स हो गई, लूप डायरेटिक्स और वैंकोमाइसिन। ये जो ड्रग्स हैं लूप डायरेटिक, वैंकोमाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड सिस्प्लाटिन, ये जो है हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ओटोटॉक्सिसिटी करा। बाकी ये एक सवाल है कि इसके अंदर हमने सब्सटेंस देखने हैं P450 इंड्यूसर्स वर्सेस इनहिबिटर्स। जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैंने सही से करेक्ट कर लिया, तो ये जो है इसके अंदर ना ये जवाब है सारे। नेक्स्ट है कि विच ड्रग्स मस्ट बी अवॉइड इन अ पेशेंट विद अ सल्फा एलर्जी। तो कौन सी ड्रग जो है हम अवॉइड करेंगे? हमारे पास फ्यूरोसिमाइड अवॉइड करेंगे, सैलिकॉक्सिब, एसीटाजोलामाइड, प्रोबेनिसिड, सल्फा सल्फा सलाजाइन, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स, सल्फोनाइल यूरिएज, ये जो है हम अवॉइड करेंगे सल्फा एलर्जिक हैं तो पेशेंट। अब ये लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है मिसलेनियस का। इसके अंदर क्या है कि कैटेगरी और यूजेज देखने हैं सफिक्स के साथ, तो ये करेक्ट आंसर्स हैं, मैंने कर दिए हैं, बाकी आप देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा फार्माकोलॉजी का सारा फर्स्ट एड का मेन पॉइंट्स। अगर कोई गलती हो तो आप फिर कमेंट में बता दें, जो भी हो तो मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा और पिन भी कर दूंगा कमेंट में।